हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे 21 नवंबर के क्वेश्चंस के बारे में और लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, क्या क्या क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस के क्या क्या लेवल थे, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन को करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। और आपको बता दें कि ये जो कट ऑफ के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बात करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियोज़ में आगे की ओर करने वाले हैं। और सेंटर पर भी क्या क्या प्रॉब्लम रहे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सेंटर्स पे हमेशा की तरह वही प्रॉब्लम आते हैं जो इस बार भी आए हैं, जो पहले भी आते थे कि आपके जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था उनको सिर्फ प्रॉब्लम आया, बाद बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट से बाहर उस समय नहीं किया गया, सभी को एग्जाम देने दिया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे। वो चीज़ खत्म हो चुकी है, अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और एग्जामिनेशन के लेवल के बारे में भी बात करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे, एडेप्ट का सिनोनिम्स क्या होता है। ठीक है, तो एडेप्ट का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था, तो एडेप्ट का सिनोनिम्स क्या होगा बताइए। चलिए, तो एडप्ट का सिनोनिम्स क्या है आपको, ये आपको खुद से ढूंढ के लिखना है। एडप्ट का सिनोनिम्स स्किलफुल या फिर एक्सपर्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो आप इसको ढूंढ के लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको इस सब जैसे एडप्ट का सिनोनिम्स पूछा गया है उस तरह अगले एग्जाम में हो सकता है एडप्ट का एंटोनिम्स पूछ दिया जाए, तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को देख लेना है एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे लिखा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वो कौन थी, तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल। क्या थी, बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तत्व में से सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो तत्व में से जो सबसे छोटा भाग होता है, देखिए तत्व मतलब जो आपका एलिमेंट होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटा भाग होता है वो क्या होता है, आपका एटम होता है। ये हमने आपको बताया हुआ है साइंस के लेक्चर में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एटम होता है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो ये जो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ये क्वेश्चन ना पिछले साल भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका जो एग्जैक्ट डेट हमें तो नहीं पता, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा सर्च करके गूगल पे, ये आपका 1931 या फिर 1930 के आसपास था। ठीक है, तो इसका डेट आप खुद से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि विस्थापना की बीमा क्या होगी। तो विस्थापना की बीमा जो होती है वो क्या होती है, आपका एल होता है। ठीक है, यानी लेंथ होता है। विस्थापना जो होता है एक प्रकार का डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में हिंदी में विस्थापना जो लिखा हुआ है हमारे अकॉर्डिंग विस्थापना का इंग्लिश मतलब डिस्टेंस होता है। एक बार विस्थापना का इंग्लिश मतलब देख लीजिएगा, हालांकि ऐसे इसका डिस्टेंस ही होना चाहिए इंग्लिश मतलब, और जो डिस्टेंस का जो होता है हमारा यूनिट वो क्या होता है, लेंथ होता है। देखिए यूनिट के रिगार्डिंग आपको पता है कि यूनिट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सेक्शन 1 में भी पूछे जाते हैं और आपके सेक्शन 2 में भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यूनिट के रिगार्डिंग दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बोथ के लिए जो यूनिट के रिगार्डिंग जो लेक्चर है वो हम आपको अभी तुरंत कुछ कल के आसपास हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, यानी जिनके एग्जामिनेशन कल परसों हैं उनके लिए बता दें कि उनके लिए सिर्फ उसमें 7 लेक्चर दिए गए हैं। किसके, आपके यूनिट एंड डायमेंशन के रिगार्डिंग 7 लेक्चर उसमें दिए गए हैं, जिसका आपका कह सकते हैं कि कम्युनिटी में हमने पोस्ट कर दिया है और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमने लिंक इसका सेंड कर दिया था। आप या फिर हमारे चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको ऊपर ही दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स कंप्लीट प्लेलिस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि 7 लेक्चर हमने दिया है। यदि इन 7 लेक्चर्स को आप देख पाते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन यूनिट का नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बने। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वो आपके सारे क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशंस के बिल्कुल बन पाएंगे यदि इन 7 लेक्चर्स को आप अच्छे से कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का स्थान कृषि में दूसरी किस फसल में है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि आपका भारत का जो स्थान है वो कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सेकेंड पोजीशन पे किस फसल के लिए है। ठीक है, तो वो गेहूं के फसल के लिए है। किसके लिए, गेहूं के लिए। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वीट कहते हैं। ठीक है, तो गेहूं के लिए आपका हमारे भारत का जो स्थान है वो कितना है, वो सेकेंड नंबर पे है। तो और जो फर्स्ट नंबर पे है वो किसका है, आपका इस वीट का जो फर्स्ट नंबर पे जो कह सकते हैं स्थान है वो कौन से देश का है, तो वो है कनाडा का। ठीक है, कनाडा का। एक बार इन सभी चीज़ों को जीके के क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से भी गूगल करके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है रूट अंडर tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। तो रूट अंडर tan x का इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप इसको इस प्रकार से करके भी बना सकते हैं। रूट अंडर tan x को आप t मान लीजिएगा और तो tan x का क्या हो जाएगा, आपका t स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और आगे की ओर प्रोसेस करके आप इसमें पुट करके आप अपने इंटीग्रेशन को लाइएगा। ये जो प्रोसेस है रूट tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, ये कम से कम 7-8 लाइन का प्रोसेस है। कितना, 7-8 लाइन का प्रोसेस है। ये 7-8 लाइन का प्रोसेस यदि आप पहले से कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो रूट अंडर tan x है, रूट अंडर sec x है, रूट अंडर cosec x है, ये सभी के इंटीग्रेशन स्टूडेंट को याद रहते हैं। ठीक है, तो आपको भी यह इसका इंटीग्रेशन याद करके रखना है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद नहीं भी रहता है तो आपको सिंपली प्रोसेस पता रहेगा तो आप उस पर आसानी से बना पाइएगा। कैसे प्रोसेस करते हैं, आपको इसको मान लेते हैं t और यहाँ पे tan x का वैल्यू टी स्क्वायर हो गया, फिर वहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx को हटाकर हम किसके टर्म में, dt के टर्म में लाते हैं, ठीक है। dx को हटा के क्या करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, क्या करते हैं इस dx को, ये जो dx हमारा, इसको हटा के क्या करते हैं हम dt के टर्म में लाते हैं, और देन फिर dt के टर्म में लाने के बाद क्या करते हैं, इसके जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, इसके जगह हम पुट कर देते हैं t, और जब dt के टर्म में लाएंगे इस dx को तो समथिंग कुछ के साथ यहाँ पे dt आता है, तो उसके बाद फिर आगे की फर्दर हम प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे आप तो इसको बनाइएगा, यदि आपसे नहीं बनेगा तो नेक्स्ट जो हमारा रिव्यू होगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो इसको हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो या फिर आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम पे इसको भेज देंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे तो ये रिव्यू ना वीडियो बन के लंबा वीडियोस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, इसी शिफ्ट में आपके 21 नंबर में ही, कि tan x का वैल्यू 3/4 दिया गया है तो sin 2x का वैल्यू क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि देखिए जैसे tan x का जो है, जैसे हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो 3/4 है तो ये 3 होगा और ये क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है, क्योंकि tan जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपका बेस होता है, ठीक है। तो sin 2x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो sin 2x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो sin 2x को लिख सकते हैं हम 2 इंटू क्या लिख सकते हैं sin x इंटू में cos x लिख सकते हैं, तो 2 इंटू sin x का यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम sin x का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 4 दूना 8 और 8 3 का 24 बटे कितना आ जाएगा 24/25, ठीक है, 24/25, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, CO2 के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बताइए। तो CO2 के अणु में, यानी कह सकते हैं कि CO2 में जो आपके एटम में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ऑक्सीजन में जो कह सकते हैं कि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 6 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 8 दूना 16, तो 16 8 कितना होता है बताइए आपका, तो ये आपका होता है 22, तो इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप इसके सॉल्यूशंस को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 4 डिग्री, tan 86 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, इसके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, देखिए ये 86 डिग्री और ये 4 डिग्री मिला के कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इस tan 4 डिग्री को अगर आप 86 के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे आप tan 90 - 4 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो tan 90 - 4 डिग्री को cot 86 डिग्री लिख पाएंगे, और पहले से tan 86 डिग्री है तो tan 86 डिग्री cot 86 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से tan 43 डिग्री जो होगा आपका 47 के टर्म में, देखिए कैसे हम पता कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे 47 और 43 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90 आएगा। तो जो भी इस तरीके के दो एंगल जोड़ने पर 90 आ जाते हैं तो उनके जो हमारे प्रोडक्ट हो जाते हैं वो क्या होते हैं 1 के बराबर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 × 1 इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है बताइए आपका, तो वो है आपका चिल्का झील। क्या है चिल्का, CHILK, ठीक है, चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। तो ये क्या हो जाएगा आपका भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की मीठी झील कौन सी है, भारत की और भी जितने प्रकार के झील जो होते हैं उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि झील से आप क्वेश्चन दे दिया है तो उसमें आपको क्वेश्चंस और भी नया नया बना के पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पढ़ के जाइएगा तो वहाँ झील मिला जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल लल्लू वाला क्वेश्चन है, ये देखते ही मात्र आप सभी स्टूडेंट जरूर बनाए होंगे। तो इसको लिखेंगे हम a² + b² + 2ab बराबर 25। 2ab का वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू क्या करेंगे 10 डाल देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम क्या निकालना है, हमें निकालना है तो इसको y मान लेते हैं, तो y प्लस इतना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल आंसर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर sin a, तो आपको a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो sin 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × sin a इंटू में cos a बराबर sin a, ठीक है। यहाँ से एक sin a आपको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × cos a -1 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। तो cos आपका a का वैल्यू अगर 1/2 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, इसको आप लिख सकते हैं cos लिख सकते हैं आप 60 डिग्री, ठीक है,
cos 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 क्या होता है, जैसे sin 60 √3/2 होता है, तो cos 60 1/2 होगा ना, तो इसका आंसर यहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि एक क्वेश्चन था कि 2 फैन 72 वाट फॉर 7 आवर एंड 3 समथिंग फॉर 80 आवर्स ऑपरेट। देखिए कहा ये जो क्वेश्चन है आपका कंजम्पशन वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे आप किलो वाट आवर के क्वेश्चंस को निकालते हैं कि कैसे किसी भी हम यूनिट को निकाल पाते हैं, किलो वाट आवर में हम कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो किलो वाट आवर निकालने वाला जो है ना, वो वीडियोस कंप्लीटली हमने आपको साइंस के लेक्चर में दे दिया है, अच्छे से बता दिया है। यदि आप हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी बैचेस के साइंस के लेक्चर हैं देखे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस को जरूर बना पाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है इसमें, लेकिन क्वेश्चंस आधा अधूरा लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चंस का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चंस वही बात है कि आपको किलो वाट आवर वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको कन्वर्ट करके यूनिट निकालना होता है, कंजम्पशन निकालना होता है, पावर कंजम्पशन कितना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। एक था क्वेश्चन की एसिडुअस का सिनोनिम्स आया था और एक क्वेश्चन यह था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किए थे आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन बात करें हम डीबी के, किसके, डीबी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो डीबी का जो एग्जामिनेशन था वो बिल्कुल आपका इजी लेवल का एग्जामिनेशन था, और कह सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ होगा, ठीक है, वो कट ऑफ अच्छा खासा जाने वाला है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग इन सभी के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। ठीक है, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन इजी थे, तो जो भी स्टूडेंट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इन सभी उनका अच्छा गया होगा तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी के अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जीके जो होता है वो वाइड रेंज में पूछा जा सकता है, तो जीके के क्वेश्चन को कभी ईजी या फिर टफ नहीं कहा जा सकता जल्दी। ठीक है, हाँ कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं तो वो तो ईजी ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए और हम बात करें कि जीडी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जीडी के रिगार्डिंग जो बात करें कि पिछले शिफ्ट से, ठीक है, पिछले शिफ्ट से जो क्वेश्चन था वो उससे क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा इजी था पिछले शिफ्ट से। ठीक है, लेकिन बात कर सकते हैं ओवरऑल तो इसके क्वेश्चन जो थे वो क्या थे, मॉडरेट प्लस क्वेश्चन से, तो इसका जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके भी कट ऑफ जाएंगे। ठीक है, तो डीबी जो होगा उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, जीडी का कट ऑफ आपके कम जाएंगे। ठीक है, कम जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि पिछले बार से ही बहुत कम हो जाएगा, पिछले बार से के आसपास रहेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चंस का लेवल था वही इस बार भी क्वेश्चंस का लेवल है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही कम चला जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए तो इस वीडियो को रखते हैं। और एक और बात बताना चाहेंगे, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन शायद पिछले शिफ्ट का था क्वेश्चन, ये भी शायद पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये 4 क्वेश्चन जो थे वो पिछले शिफ्ट के क्वेश्चन थे, और ये जो और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो सारे आज के शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।